हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस मोर देन 15 ईयर्स एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसे ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है 15 डेज़ के बाद पेशेंट को बीटा HCG के लिए बुलाया जाता है, तभी पेशेंट को बहुत ही जल्दी होती है कि आप सोनोग्राफी मैडम कभी करेंगे। तो यस फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि IVF प्रेगनेंसी में फर्स्ट सोनोग्राफी कब आइडियली करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेंस्ट्रुअल डेटिंग क्या होता है। यानी कि काफ़ी बार पेशेंट को कन्फ्यूजन होती है कि जो दिन हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं वह उनको फर्स्ट डे समझते हैं। सो फ्रेंड्स, मेंस्ट्रुअल डेटिंग का मतलब होता है कि आपका जो लास्ट पीरियड का जो डेट होता है उससे हम लोग प्रेगनेंसी का जो वीक्स कैलकुलेशन होता है वह आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट से किया जाता है, ना कि आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की डेट से। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम समझते हैं कि 1 जनवरी को फॉर एग्ज़ाम्पल पीरियड आया है और 1 फरवरी को पेशेंट का बीटा HCG किया जाता है, तो यह जो समय है उसको 4 वीक्स माना जाता है, ना कि 2 वीक्स, क्योंकि जनरली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की जो प्रोसीजर होती है 15 to 18th डे पे होती है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का ओवम पिकअप कभी हुआ है। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि मेंस्ट्रुअल डेटिंग आपको समझ में आए। मेंस्ट्रुअल डेटिंग आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से काउंट किया जाता है। जब भी हम फ्रेश साइकिल करते हैं और फ्रोज़न साइकिल करते हैं, तभी भी आपका जो लास्ट पीरियड का डेट होता है वहाँ से ही उसका डेटिंग स्टार्ट होता है। दूसरी बात कि जैसे ही आपका फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया या तो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया, ऑन एन एवरेज 14 to 15th डे पे आपको बीटा HCG यानी कि ब्लड रिपोर्ट के लिए बुलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका ब्लड रिपोर्ट किया जाता है तो उसमें बीटा HCG की जो वैल्यू होती है, जनरली लेस देन 5 अगर बीटा HCG की वैल्यू है तो इट इज़ कंसिडर टू बी नेगेटिव। अगर आपके बीटा HCG की वैल्यू बिटवीन 5 to 100-150 तक आती है तो उसको वीकली पॉजिटिव मानते हैं, और अगर मोर देन 100 होता है तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि यह पॉजिटिव होता है। सो जनरली हम क्या करते हैं कि बीटा HCG का एक वैल्यू आपका आता है, उसके बाद इफ़ रिक्वायर्ड 48 आवर्स के बाद सेकेंड बीटा HCG का रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें आपका जो भी बीटा HCG का वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ इट इज़ 100 तो वह डबल होना ज़रूरी होता है। डबल हो रहा है इट मीन्स कि देर इज़ अ डेवलपिंग एम्ब्रियो इनसाइड और डेवलपमेंट आगे चल रहा है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज अ केमिकल प्रेगनेंसी, यानी कि यदि आपका बीटा HCG का जो वैल्यू है वह मोर देन 5 है लेकिन लेस देन 100 है, या तो 48 आवर्स के बाद आपका बीटा HCG का जो वैल्यू है वह डबल नहीं होता है, डबल से कम है, या तो जो भी वैल्यू है 100 है और वह डिक्रीज़ हो जाता है यानी कि 50-60 हो जाता है, दैट मीन्स कि इट इज़ अ नेगेटिव रिपोर्ट। आगे हम बात करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो बीटा HCG का रिपोर्ट है वह फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 आया है, तो उसके बाद आपको मेडिसिन वगैरह जो है वो कंटिन्यू करनी होती है, और ऑन एन एवरेज आफ्टर 10 to 15 डेज़, जनरली हमारे यहाँ पे हम 10 दिन के बाद फॉलोअप के लिए बुलाते हैं और कोई कोई सेंटर में आफ्टर 2 वीक्स के बाद बुलाते हैं। सो यह जो आपको बुलाया जाता है वह सोनोग्राफी करते हैं, जिसे हम डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। और जनरली जो डेवलपमेंट होता है यूट्रस के अंदर, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, सो सोनोग्राफी में जो फर्स्ट हमें स्ट्रक्चर दिखता है अर्लीस्ट वह है जेस्टेशनल सैक। जेस्टेशनल सैक जो है अर्लीस्ट एट 4 वीक्स पे दिखता है, और तभी उसकी डायमीटर जो होती है दैट इज़ ऑन एन एवरेज 2 to 3 mm होती है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है दैट इज़ अ योक सैक। जनरली 5 to 5.5 वीक्स में यह स्ट्रक्चर दिखाई देता है,
और इसके बाद बाय 8 जब भी जेस्टेशनल सैग जो है 8 mm का होता है, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 6 वीक्स, यानी कि 1.5 महीने की प्रेगनेंसी हो जाती है। एंड दिस इज़ अ आइडियल टाइम कि तभी अगर हम सोनोग्राफी करते हैं तो योग सैग, जेस्टेशनल सैग और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फीटल हार्ट रेट यानी कि जो कार्डियक एक्टिविटी होती है वह भी दिखाई देती है। सो दैट इज़ द कन्फर्मेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है एंड हेल्दी प्रेगनेंसी है। यह सारा कन्फर्मेशन आपका 1.5 महीने पे यानी कि 6 हफ्ते पे कन्फर्म होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि IVF प्रेगनेंसी है और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें अर्ली सोनोग्राफी की ज़रूरत पड़ सकती है। और कौन से ऐसे पेशेंट होते हैं, जैसे कोई पेशेंट है जिनका बीटा HCG की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आई है, फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ मोर देन 3000, तभी भी एक कन्फर्मेशन के लिए सोनोग्राफी की जाती है। दूसरा कि यदि कोई पेशेंट को पेट के भाग में बहुत ही सीवियर पेन हो रहा है तो रूल आउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑल्सो अर्ली सोनोग्राफी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि यूट्रस के अंदर भी प्रेगनेंसी ग्रो हो रही है और फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी हो रही है, यानी कि केसेस ऑफ हीटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी जिसमें अर्ली सोनोग्राफी की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि कोई पेशेंट है जिनको प्रीवियस LSCS है और उसके साथ पेशेंट को पेट के भाग में दर्द भी हो रहा है तो ऐसे पेशेंट में भी अर्ली सोनोग्राफी करनी होती है। और दूसरे जो पेशेंट है जिनको फेलोपियन ट्यूब पार्शियली ब्लॉक है, ऐसे पेशेंट में भी जस्ट टू रूल आउट कि इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है या एक्स्ट्रा यूट्राइन यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल आउट करने के लिए काफ़ी बार पेशेंट का सोनोग्राफी 1.5 महीने के पहले भी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। और फ्रेंड्स, बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम अगर हम बार बार सोनोग्राफी करेंगे या तो इतना जल्दी अगर सोनोग्राफी करेंगे तो बच्चे को कोई डैमेज तो नहीं होगा, क्योंकि जनरली यह जो सोनोग्राफी होती है वह ट्रांस वजाइनल रूट यानी कि योनि मार्ग के द्वारा होती है। तो काफ़ी पेशेंट्स और कपल्स को यह क्वेश्चन होता है कि बच्चे को कोई हानिकारक रेज वगैरह तो नहीं पहुंचेंगे, बच्चे को कोई डिफेक्ट तो नहीं पहुंचेगी बिकॉज ऑफ द सोनोग्राफी। तो फ्रेंड्स, सोनोग्राफी जो है वह एक डायग्नोस्टिक टूल है, तो इसके कोई भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कि बार बार सोनोग्राफी करने की वजह से आपके बच्चे में कोई डिफेक्ट आए। सो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और जब भी आप IVF प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं या तो IVF ट्रीटमेंट करवाते हैं तो मैं आशा रखती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने जानकारी दी है वो आपको यूज़फुल हो। थैंक यू फ्रेंड्स।